नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ पर फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसा कि कल अपने बाल अपराध के बारे में डिस्कस किया था, उसी लेसन को आगे अपने कैरी ऑन करेंगे। बाल अपराध में देखा था कि बाल अपराध क्या है, उसके क्या क्या कारण रहते हैं। मेनली अपने वंशानुक्रम पढ़ा था, पारिवारिक कारण पढ़ा था, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, अलग अलग कारण देखे थे कि बाल अपराध किस कारण से क्रिएट होता है, बालकों की मानसिक प्रवृत्ति किस तरह आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कल इस चीज के बारे में डिस्कस किया था और कुछ उपाय भी देखे थे हमने कि उनको रोका कैसे जा सकता है। तो उसके अंदर हमने परिवार से रिलेटेड उपाय देखे थे हमने। वो चीजें देखी कि किस तरह परिवार, माता पिता किस तरह चीजों को डील करके अपराध की ओर जाने से रोक सकते हैं। फिर हमने कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, बोस्टन स्कूल वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। कई संस्थाएं खोली गई हैं जिसके द्वारा बालकों को अपराध की प्रवृत्ति की ओर से रोका जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण हम कुछ पढ़ रहे थे कि मनोवैज्ञानिक ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके द्वारा अपराध को रोका जा सकता है। तो उसके अंदर अपन खेल के बारे में कर रहे थे कि खेल किस तरह मनुष्य के दिमाग को थोड़ा सा चेंज कर देता है और आनंद की अनुभूति देता है। तो हमने खेल के बारे में बेसिक जानकारी ली थी कि खेल और वर्क, कार्य है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इन चीजों को हमने देखा था। अभी उसी को आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं कि खेल के प्रकार क्या क्या थे। हमने सक्रिय खेल और असक्रिय खेल, दोनों खेल के बारे में हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, तो उसी टॉपिक को आगे हम करते हैं। खेल के दो प्रकार हमने यहाँ से देखे थे। पहला पढ़ा था सक्रिय खेल और दूसरा पढ़ा था असक्रिय खेल। ये दो टाइप के खेल पढ़े थे हमने। तो सक्रिय खेल जिसके अंदर बालक, आपको बताया था कि स्वयं आनंद की अनुभूति करता है और खेल के माध्यम से बालक आनंद प्राप्त करता है। और कुछ इसके फैक्ट पढ़े थे हमने कि सक्रिय खेल जो होते हैं उनमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। हमने देखा था कि साथियों की आवश्यकता होती है, लड़कियों की तुलना में लड़के हैं कम सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं, ये भी कल बता दिया था। सक्रिय खेलों में बालक स्वास्थ्य का सीधा संबंध है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो इस वजह से थोड़ा सा पीछे आपको इसलिए लेकर गई कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो वापस थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, ताकि आप आगे उस चीज को फॉरवर्ड कर पाए। यहां तक हमने देख लिया था। सक्रिय खेल जो हैं उनके हम अलग अलग अब टाइप देखते हैं कि किस किस टाइप के सक्रिय खेल हो सकते हैं। तो पहला खेल हम देखते हैं कल्पनात्मक खेल। सबसे जब कम एज के अंदर बच्चा होता है तो इसी तरह के खेल खेलता है। इमेजिनेशन, गुड्डे गुडियों के खेल खेलना, उसके अंदर एक अलग अपना फैमिली बनाया जा रहा है, उसमें किचन बनाया जा रहा है, बच्चा खाना बना रहा है, कोई घर पे गेस्ट आ रहा है, उस चीज को उस चीज के अंदर ऐड कर रहा है अपने। तो इस तरह के खेल रहते हैं कल्पनात्मक खेल। जैसे जज सील्ड बताते हैं कि 1 वर्ष का बालक अभिनय करना सीख जाता है। 1 साल का बालक है वो बच्चों कॉपी करना सीख जाता है अपने मम्मी पापा की। कभी मम्मी की चप्पल डालकर घूम रहे, लड़की है तो मम्मी की तरह दुपट्टे को साड़ी की तरह पहन रही है, तो उसमें अभिनय करना आ जाता है उसको। तो वो उन तरह के खेलों को खेलना स्टार्ट कर देता है जिससे उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अभिनय करना बालक सीख लेता है। जिस वातावरण में यह रहता है उसका बालक, उसकी सोल के ऊपर उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और उसे बालक अपने खेलों में प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित वैसे करेगा जैसे ही वो देखेगा। जैसे अगर उसकी मम्मी किसी टर्म को बार बार रिपीट कर रही है तो वो बालक की टोन में भी वही टर्म आएगी। बालक, जैसे हम देखते हैं ना कि अगर मारवाड़ी कल्चर से है तो बालक स्वतः ही वो भाषा बोलना सीख जाता है, उसी तरह का एक्ट करना सीख जाता है। पंजाबी कम्युनिटी से है तो बालक वही टोन बनाना सीख जाता है, उसी तरह का बोलना सीख जाता है। तो क्योंकि बच्चे के अंदर ये क्वालिटी जन्म से 1 साल का जैसे ही होता है वो क्वालिटी डेवलप हो जाती है, तो बालक उसी के अंदर अपने आप को ढाल लेता है। कल्पनात्मक खेलों में परिवार को खेलों में उतारना। अब माता पिता जिस तरह कर रहे हैं, मैंने बताया ना कि बच्चा किचन बना रहा है घर के अंदर, छोटे छोटे टूल्स लेकर आया, उसके द्वारा जैसे मम्मी खाना बना रही है, जैसे मम्मी खाना सर्व करती है, लड़की है तो वो उसको कॉपी करने लगते हैं। जिस तरह पापा शॉप से आ रहे हैं, बिजनेस से आ रहे हैं, अपनी जॉब से आ रहे हैं, घर पर आकर जिस तरह का बिहेव करते हैं, बालक भी अपने खेल खेल के अंदर वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। माता पिता बच्चों के संबंधित कल्पित गुड़िया,
इमेजिनेशन के अंदर एक गुड़िया के घर का स्थापित करते हैं और पूरा दृश्य वो प्रस्तुत करते हैं कि ये गुड़िया है तो ये मदर है, ये गुड्डा है तो ये फादर है, उनकी शादी करवाना, फिर पूरे घर का स्ट्रक्चर बनाना, किचन बनाना, कोई गेस्ट आ रहा है उनको किस तरह सर्व करना, जो कुछ घर में हो रहा है वैसा का वैसा ही प्रतिबिंब बालक अपने ऊपर दिखाई देता है उसके खेल के अंदर। अब बच्चा अगर कोई खेल खेल रहा है इस तरह का, तो उससे उसकी घर का पता चल जाएगा कि घर में किस तरह का बिहेव रहता है। तो बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो अपने घर को ही प्रतिबिंबित रूप के अंदर लेकर आता है। तो बालक सबसे पहले कल्पनात्मक खेल खेलना स्टार्ट कर देता है। फिर आते हैं संग्रहात्मक खेल। इकट्ठे होकर खेल खेलते हैं। जैसे जैसे बालक वातावरण से अधिक प्रभावित होता है, अब थोड़ा बड़ा होगा बालक, तो जैसे ही बड़ा हुआ उसके आसपास का जो वातावरण है, उसके आसपास सुंदर और आकर्षक वस्तुएं उसे आकर्षित करने लगती हैं, वह इन्हें इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे ब्लॉक, घर में अगर मार्बल्स का काम चल रहा है तो वो छोटे छोटे मार्बल्स को इकट्ठा कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के लेकर आकर इकट्ठे कर लेंगे, कार्ड्स इकट्ठे करने लग जाते हैं, अलग अलग कुछ खा रहे हैं, कुछ टॉय उनमें निकल रहे हैं तो उन टॉयज को इकट्ठा करने लग जाएंगे। जैसे आजकल किंडर जॉय चल रही है, उनके अंदर छोटे छोटे एनिमेशन टॉय से निकलते हैं तो उनको इकट्ठा करने लग जाते हैं, कुछ कार्ड्स निकलते हैं उनके अंदर। तो बालक के अंदर वो कलेक्शन करने का जो चीजें हैं वो यहाँ पर इस प्रवृत्ति के अंदर बालक के अंदर आ जाती हैं, तो वो इनसे खेलते हैं। वो भी बालक का एक तरह का खेल ही रहता है, तो जिसको हम बोलते हैं संग्रहात्मक खेल। यह खेल जैसे सिप्पी, जैसे छोटे छोटे सिप्पियों को इकट्ठा करना, पत्थर के जो चिकने टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करना, सिगरेट के जो वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा करना, चौक को इकट्ठा करना, ये बालक सभी एकत्रित करते हैं और अपना कलेक्शन बढ़ाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो चीजों की समझ आती है कि ये तो बेकार है, हमें नहीं कलेक्शन करनी, लेकिन उस एज के अंदर वो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं उनके लिए। मार्वल्स को बच्चे कंचे जिसको अपने बोलते हैं तो उनको इकट्ठा कर करके रखते हैं। पतंग का मौसम आ रहा है तो उनको इकट्ठा कर करके रखते हैं कि हमारे पास इतनी सारी हैं, तो कलेक्शन करना सीख जाते हैं और उन चीजों के द्वारा बालक खेलता है। नेक्स्ट खेल आते हैं शारीरिक खेल। शारीरिक खेल घर से बाहर निकलकर बच्चा खेल कूद करना स्टार्ट करता है। जैसे जिन खेलों में सामाजिक गुणों से अधिक शारीरिक क्रियाओं का महत्व होता है उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं। जैसे खेल वृद्धि, विकास और मांसपेशियों के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव है। जैसे जैसे बच्चा दौड़ लगा रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, बच्चे की जो मांसपेशियां हैं उसका विकास होता जाएगा। जैसे जैसे वो इन चीजों के अंदर दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका वृद्धि और विकास, उसकी मांसपेशियों के अंदर, उसकी जो मसल्स हैं उसके अंदर ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है और बच्चा एक्टिव होने लग जाता है। अब यही बच्चा सारा दिन बैठा रहे तो क्या होगा, उसकी मांसपेशियों के अंदर एक जकड़न सी आने लग जाएगी, बच्चा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटने लग जाएगा। जैसे जैसे बच्चा भागता है, दौड़ता है, खेलता है तो वो उन चीजों के लिए एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्र खेल। स्वतंत्र खेल क्या होते हैं? ये खेल वो खेल है जिनमें बालक कुछ नया सृजन करने का प्रयास करता है, बालक कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयास करता है, उस पर समय के नियमों की बंदिश नहीं रहती। ये खेल उन बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो नया करने का, जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो इन चीजों के अंदर ज्यादा जाते हैं, नए नए खेल क्रिएट करते हैं, खुद से खेल क्रिएट। जैसे अब गुड्डे गुड्डी का खेल खेल रहे हैं बालक, तो उनको नहीं सिखाया जा रहा कि इसके ये नियम है, गुड्डे को ऐसा करना है, गुड़िया को ऐसा करना है, नहीं, वो अपने ही नियम बनाते हैं उसके अंदर और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो कैरी ऑन करते हैं। गिल्ली डंडे का खेल खेला जाता है तो उसके अंदर भी अपने ही नियम बनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से ये गेम खेले जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं संगठित खेल। ये वे खेल हैं, समूह में खेलने वाले खेल होते हैं ये, मतलब एक ग्राउंड के अंदर जाकर खेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक अकेला ही खेल लिया, दो जनों ने खेल लिया, नहीं, तो पूरा एक टीम क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, उसके बेस पे ये खेल खेला जाता है। जैसे बाल्यकाल से ये खेल बालकों के अंदर अत्यंत प्रचलित होते हैं। इन खेलों के अंदर ज्यादातर मैदान में खेलने वाले खेल आते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट और खो खो, इस तरह के जो गेम आते हैं वो यहाँ पर खेले जाते हैं संगठित खेल में। ये तो सारे कौन से थे हमारे सक्रिय खेल, जिसके अंदर बालक रहता है एक्टिव, दौड़ता भागता रहता है, घर से बाहर निकल रहा है, घर के अंदर भी है तो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, मतलब उसकी जो मांसपेशियां हैं वो वर्क कर रही हैं, ये खेल रहते हैं। अभी दूसरे खेल बात करते हैं, मनोरंजक और असक्रिय खेल। ये वे खेल होते हैं जिनमें बालक कम से कम शारीरिक गतिविधियां करके दूसरों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आनंद पाते हैं। यह क्रिया क्योंकि बालक को सुखद आनंद की अनुभूति प्रदान करती है, इसलिए ये भी खेल के अंदर आती है, क्योंकि ये स्थितियां भी आनंद, जिस चीज से हमें आनंद प्राप्त होगा तो वो खेल के अंदर आएंगी। तो इसके अंदर क्लियरली आपको असक्रिय खेल के अंदर कर दिया कि हालांकि दूसरों की गतिविधियों से हम आनंद प्राप्त करते हैं, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, वो भी एक तरह का खेल है,
कार्टून देख रहे हैं, वो भी एक तरह का खेल है। तो इस तरह के खेल के अंदर, ये भी खेल के अंदर है ना, क्योंकि इनसे हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, गाने सुन रहे हैं उससे भी आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वो भी एक खेल के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन वो किसके अंतर्गत आएंगे? असक्रिय खेल के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे टेलीविजन देखना इसके अंदर आ रहा है, अभी बताया। कार्टून देखना इसके अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि कार्टून देख के आनंद की अनुभूति हो रही है। लगातार 3-3 4-4 घंटे बालक कार्टून देखता रहता है, तो उसे आनंद मिलता है। टीवी देख रहे हैं, कोई ऐसा शो आ रहा है उसको देख रहे हैं, कोई गाने सुन रहे हैं, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी असक्रिय खेल के अंतर्गत आ जाती है। जैसे वीडियो गेम्स देखना, उसको खेलना, संगीत सुनना, कहानी या कॉमिक्स पढ़ना, प्रदर्शन करना, देखना, कोई भी एक्टिविटी आ रही है वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो असक्रिय खेल, खेल से मतलब होना चाहिए, खेल का मतलब है आनंद की अनुभूति। जैसे कल भी आपको बताया था कि खेल मतलब जहां से हमें आनंद प्राप्त हो, तो वो खेल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो खेल हमने दो टाइप के पढ़े, एक सक्रिय खेल और असक्रिय खेल। सक्रिय खेल के अंदर जिसके अंदर मांसपेशियां थोड़ी एक्टिव रहती हैं, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, इधर उधर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो चीज आ जाएंगे। और असक्रिय खेल के अंदर एक जगह होल्ड करके उन चीजों को हम सीखते हैं, देखते हैं। जैसे अब गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक, किसी भी तरह का वीडियो गेम खेल रहे हैं, वो भी एक जगह बैठे बैठे हम खेलेंगे। ये सिर्फ मेंटली वर्क करते हैं। मेंटली वर्क करने के बाद हमें आनंद की अनुभूति देते हैं, और जो चीज हमें आनंद देगी वो हमारे लिए प्लेइंग मेथड ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है कि ऐसी चीजें जो मनोवैज्ञानिक रूप के अंदर बाल अपराध से दूर लेकर जाएं। तो पहला हमने प्लेइंग मेथड देख लिया, दूसरा हम पढ़ रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य को, कि मेंटल हेल्थ किस तरह वर्क करती है चीजों को रिकवर करने के अंदर, बाल अपराध की ओर जाने से रोकने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहता है कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना सबसे पहले जरूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानव व्यक्तित्व के संतुलित व्यवहार से है। ऐसा व्यवहार जिसको बैलेंस में लेकर चलें। तो एक तरह से हम टर्म बोलें तो एडजस्टमेंट की अगर हम टर्म यहाँ पर यूज करें, समायोजन की हम अगर टर्म यहाँ यूज करें, तब भी यहाँ पर ये चीजें बैलेंस में आ जाएंगी। तो ऐसा व्यवहार जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा व्यवहार जिससे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं चीजों के साथ। जब मानसिक स्वास्थ्य कब बिगड़ता है? जब हम चीजों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते। जब चीजों के साथ एडजस्ट हो रहे हैं तो इट्स मीन मेंटल हेल्थ हमारा बैलेंस के अंदर है। मेंटल अनबैलेंस कब होते हैं? जब चीजों के साथ हम समझ नहीं कर पाते, उनके साथ बैलेंस नहीं कर पाते, तो वहां पर हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। संतुलित व्यवहार वाला व्यक्ति, संतुलित व्यवहार वाला व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार प्रत्येक परिस्थिति में भी स्वस्थ होना चाहिए। ये नहीं कि आज तो आप ठीक हो लेकिन थोड़े से आप में एंगर इश्यूज हैं, जैसे ही आप एंगर के थोड़ा सा कोई कुछ कह दे, आप में इतने ज्यादा एंगर इश्यू आ जाते हैं कि उस टाइम आप किसी को भी मार दो, तो वो मानसिक स्वास्थ्य है। आप स्वस्थ नहीं हो, आप कोई किसी ना किसी डिसऑर्डर से युक्त हो। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हम हेल्थी कम होंगे जब सभी की सभी सिचुएशन में हम काम डाउन रहना जानते हैं, हम वहां पर बैलेंस करना जानते हैं, तो इट्स मीन हम मेंटली हेल्दी हैं। अगर किसी सिचुएशन में तो हम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम रहते हैं, तो इट्स मीन ये जो ग्राफ है ये अप डाउन चल रहा है। तो इट्स मीन एक सिचुएशन आई तो हम बहुत ज्यादा हाइपर इश्यूज आ गए, हमारे के अंदर मेंटल हाइपर हो गए, तो इट्स मीन वहां पर हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो अनबैलेंस है और हमारे अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा जिसके कारण हम वो चीजें डील नहीं कर पा रहे। जब हम चीजों को डील नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, तो इस मीन मेंटली हम वहां पर वीक हैं। मेंटली हमारे अंदर एडजस्टमेंट करने की पावर कम है, हम मेंटली हेल्दी नहीं है। तो प्रत्येक परिस्थिति में भी स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति देखो प्रत्येक परिस्थिति में समायोजन कर लेता है। वही बात जो अभी आपको बताई कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है, कोई भी कंडीशन आ जाए उसमें समायोजन वो कर लेगा। जैसे आप किसी नए एनवायरनमेंट में गए, वहां से आप एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप इरिटेट होने लगे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको मेंटली वीक करती हैं। कुप्पू स्वामी जी हैं, उन्होंने एक कोटेशन दी है, उन्होंने बताया है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ स्पष्ट किया और क्या कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोगी की अनुपस्थिति नहीं है। ऐसा नहीं कि ठीक है डिसऑर्डर है जिनको मेंटल हॉस्पिटल के अंदर सबमिट किया जा रहा है वो तो मानसिक रोगी हैं, बाकी कोई मानसिक रोगी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मानसिक रोगी की अनुपस्थिति ही मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। यह तो व्यक्ति के दैनिक जीवन में एक्टिव होना, उसके निश्चित
गुण होना है, उसके अंदर एक फिक्स क्वालिटी है कि वो चीजों से एडजस्ट कर पाता है, वहां पर काम डाउन रह पाता है, इट्स मीन वो मेंटली हेल्दी है। आगे बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का कार्य। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का कार्य ऐसी आदतों, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोण को व्यक्त करता है जिससे व्यक्ति को अधिक संतोष प्राप्त होता है। बताते हैं कुप्पू स्वामी जी की मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत हमारी ऐसी आदतें क्रिएट होती हैं, हम ऐसे व्यक्तियों से एडजस्टमेंट करते हैं और ऐसी वस्तुओं के प्रति ऐसा दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं जिससे से अधिक संतोष प्राप्त हो। मतलब जब हमें आनंद मिल रहा है, जैसे खेल की हमने एक चीज की कि जिस चीज से हमें आनंद मिल रहा है वो खेल है, तो मानसिक स्वास्थ्य भी हम मानसिक रूप से स्वस्थ कब रखेंगे? जब हम मेंटली हार्म नहीं हो रहे, मेंटली हम सेटिस्फाइड हैं, मेंटली हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, मेंटली हम काम हैं। अगर हम उस काम नेचर के अंदर रह रहे हैं तो इट्स मीन कि हमें वहां संतोष प्राप्त हो रहा है, तो संतोष प्राप्त हो रहा है तो इट्स मीन हम मेंटली हेल्दी हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं है जिसके व्यवहार का समूह अथवा समाज में विरोध ना हो। ऐसा व्यक्ति कहें कि भाई वो स्वस्थ है जिसका समाज में विरोध नहीं होता, नहीं। जो डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा वो कुछ बोलेगा ही नहीं, तो क्या उसको कोई समाज वाला कुछ कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। जब वो किसी से बात ही नहीं कर रहा तो वो किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा। विरोध हो ना हो इसका मेंटल हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। मेंटल हेल्थ से लेना देना है खुद के सेटिस्फैक्शन से। जब हम मेंटली रिलैक्स हैं, जब हम मेंटली काम हैं, जब हम मेंटली चीजों के साथ एडजस्टमेंट इजीली कर लेते हैं तो इट्स मीन हम मेंटली हेल्दी हैं। तो आगे इसी बात को इन्होंने कहा है कि इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की प्रक्रिया है, एक एडजस्टमेंट का ऐसा प्रोसेस है जिसमें समझौता और सामंजस्य है, जिसके अंदर एक तो हमने उन चीजों से समझौता करना है और उसके साथ एक बैलेंस बनाकर चलना है, और इस बैलेंस के साथ साथ क्या करना है? विकास और निरंतरता का समावेशन रहता है। ये नहीं कि एक चीज के साथ तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन दूसरी चीज के साथ हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। इट्स मीन कहीं ना कहीं मेंटली कोई ना कोई डिसऑर्डर है हमारे अंदर। डिसऑर्डर से मतलब ये नहीं है कि देखो अभी एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली डिसऑर्डर्ड हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप में बैलेंस का इश्यू है, आप मेंटली उन चीजों को समझ नहीं पा रहे। तो समझने के लिए हम कंसल्ट कर सकते हैं उनसे। तो चीजों के साथ जब हम समझौता करके उनके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दैट्स मीन वो कह रहे हैं कि मेंटल रूप से हम हेल्दी है। अब एडजस्टमेंट ऐसा किया कि हम परेशान रह रहे हैं, हम इरिटेट हो रहे हैं, तो वो आपका समझौता नहीं हुआ, वो आपका एडजस्टमेंट नहीं हुआ। जब आप उन चीजों के एडजस्टमेंट से खुद के साथ बैलेंस हो पाते हो, खुद के साथ सेटिस्फाइड हो पाते हो, वो मेंटली हेल्दी होने का सिंबल होगा। अननेसेसरी वो मेंटली हेल्दी होने का सिंबल नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा एक दो और देखते हैं। लडेल के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण व संतुलित क्रियाशीलता को ही मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। पूरा का पूरा जो हमारा पर्सनालिटी फैक्टर है, अगर वो बैलेंस रह रहा है, वो कंप्लीट रह रहा है, तो इस मीन हम मेंटली हेल्दी हैं। प्रोफेसर भाटिया ने भी इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन दी है कि मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों तथा अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह समायोजित हो जाता है। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके सामने कोई ऐसी चीज आ रही है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन चीजों के साथ एडजस्टमेंट नहीं होता। उसके लिए जो चीजें करनी चाहिए, उसके लिए पहले जो तैयारी करनी चाहिए, जैसे आप किसी भी लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन उस लाइन के अंदर जाने के लिए जो स्टेप हैं उनसे आप इरिटेट होते हो कि ये मुझसे नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं कर सकता, मैं उतना नहीं कर सकता, हाँ 10% कर लूंगा, 30% नहीं होता, 70 कर लूंगा, 20 नहीं होता। तो अगर ये चीजें आ रही हैं तो आप मेंटली कहीं ना कहीं उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते। सीधी सी बात कहिए कि जीवन की मांगों, जो लाइफ हमसे डिमांड करती है उसका, और जो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो हमें अवसर मिल रहे हैं, उनके प्रति हम कितना अच्छी तरह बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम बैलेंस कर पा रहे हैं, काम रह अपने आप को सेटिस्फाइड करके, तो इट्स मीन हम मेंटली हेल्दी हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे उन चीजों के प्रति, हम हाइपर हो जाते हैं, उन चीजों को देखकर हमारे अंदर एंगर इश्यू क्रिएट होते हैं, तो इट्स मीन हम मेंटली हेल्दी नहीं है। तो उस चीज के लिए हमें वर्क करना खुद के ऊपर जरूरी है। मेंटल हेल्थ से रिलेट सीधा सीधा है कि जब हम खुद के ऊपर वर्क करें तब हम मेंटली हेल्दी हैं। खुद के ऊपर वर्क करने से
क्या मतलब है, जब चीजों का सेटिस्फेक्शन हमें मिलने लग जाए, जब हमें आनंद की अनुभूति होने लग जाए, हम अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाए, तो इट्स मीन हम मेंटली हेल्दी हैं। तब हमें नहीं है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्योंकि हम सारी चीजें एडजस्ट करना जानते हैं। लक्षण देखते हैं कि अगर कोई स्वस्थ मानसिक व्यक्ति है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पहला, अपने व्यवसाय में अत्यधिक संतोष प्राप्त करता है, जो उसके पास है उसमें सेटिस्फाइड है। चीजों को अचीव करना एक अच्छी बात है, लेकिन उन चीजों को अचीव करने के लिए इतना इरिटेट हो जाना कि खुद को इरिटेट करते करते डिप्रेशन में चले जाना, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मेंटली कर देंगी हमें। जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाइड हो, चीजों को अचीव करो, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन वे से, एक अलग तरीके से जो हमें 100% दे पाए। अब जो चीज रेंज में ही नहीं है, हमें पता है कि हम ये चीज कर ही नहीं पा रहे, उस चीज को देख देख कर इरिटेट होना, उस चीज को देख देख के परेशान होना, या तो उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो। अगर आप वर्क नहीं कर सकते तो उससे सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या है, या तो चीजों के ऊपर वर्क करना, अपना 100% देना स्टार्ट कर दो, नहीं होता तो उस चीज को मूव ऑन कर दो, नहीं तो क्या होगा कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बिल्कुल डाउन हो जाओगे मेंटली। तो ना तो पहले आपके पास है उस चीज को रख पाओगे और अगली चीज तो मिलनी ही नहीं। दूसरा, ऐसा व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शीघ्र निर्णय ले लेता है। देखो, जल्दी से डिसीजन ले लिया जाता है, ये नहीं है कि आपने सोचा अच्छा मैं ये करूं तो ये हो जाएगा, ये करूं तो ये हो जाएगा। अगर इतना ज्यादा सोचेंगे ना तो क्या होगा, अनबैलेंस होगा माइंड के अंदर कहीं ना डायलेमा की जो दुविधा की स्थिति आती है हमारे अंदर, वो चीजें क्रिएट हो जाएंगी। जैसे जैसे दुविधा आएगी हम और ज्यादा उसके अंदर जाते जाएंगे, और जितना ज्यादा दुविधा के अंदर फंसेंगे उतना ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड होते जाएंगे। ऐसा व्यक्ति सहनशील होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता रखता है। सहनशीलता का गुण मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति जो है, जो मेंटली हेल्दी व्यक्ति है, उसके अंदर सहनशीलता का गुण होगा ही होगा। वो चीजों को सहन करके अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लेता है, तो वो काम चलेगा। अगर हमने अपने अकॉर्डिंग चीजों को नहीं डाला तो क्या होगा, चीजें अनबैलेंस होंगी, और जैसी चीजें अनबैलेंस होंगी हम मेंटली अनबैलेंस होने लग जाएंगे। तो चीजों को सहन करके कि हमारे ऊपर वो कितना इफेक्ट डालते हैं, कहने का मतलब है कि ऐसा पर्सन बन जाना चाहिए अगर मेंटली हेल्दी रहना है तो बाहर से कोई भी कुछ बोल रहा है तो हमें उस चीज का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं आने देना। हमने वही करना है जिसके अंदर हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमने वही करना है जिसके अंदर हमें अपना आनंद की अनुभूति होती है। आज अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली जैसे अब साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान है, अगर मुझे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैं उसको पढ़ा रही हूँ। अभी बाहर से आकर कोई बोले कि नहीं इस सब्जेक्ट में स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट का ये नहीं है, इस सब्जेक्ट, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसी तरह अगर आप किसी लाइन के अंदर जा रहे हो तो बाहर से कोई भी कुछ बोल रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप अपना 100% दो, क्योंकि आपको उस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर आपको उस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो इट्स मीन आप वहां पर वर्क कर सकते हो। किसी के कहने पर अगर कोई काम करोगे तो ऑब्वियसली वहां पर आपका सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, और जैसे आपका सेटिस्फेक्शन नहीं है, भले बहुत से बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठ जाओ, लेकिन वो जॉब आपके मन को नहीं भा रही तो आप उस जॉब का क्या कर पाओगे, तो मेंटली डिस्टर्ब ही रहोगे। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। वही अपना टारगेट, अपना एम फिक्स कर लो, बाहर से कोई कुछ बोले हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारे ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता उन चीजों का, तब तो हम मेंटली हेल्दी रहेंगे। अभी बाहर से कोई एक बात बोल रहा है, इधर से फिर आके कोई दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, चौथा बोल रहा है, और हम उनकी बातें सुनकर अपने ऊपर असर ले रहे हैं उन चीजों का, तो क्या होगा, हम परेशान होंगे। हमें सिर्फ अपना एम फोकस करना है कि ये मेरा टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है, आसपास मेरे कुछ भी हो रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तब तो हम मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे और मेंटली हेल्दी भी रहेंगे। लेकिन अगर दूसरों की बातों के ऊपर हम ज्यादा गौर करने लग जाएंगे, ज्यादा ध्यान देने लग जाएंगे, तो क्या होगा, हमें डिस्टर्ब होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो वीक हो जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वातावरण से भली भांति समायोजन कर लेता है, जिस तरह का वातावरण है उससे एडजस्ट कर लेते हैं। आसपास कैसा वातावरण है कि पता है कि आसपास ढोल बजना है लेकिन मुझे सोना है, तो मैं उस ढोल बजने से, उस साउंड से एडजस्टमेंट कर लूंगी और मुझे नींद आने लग जाएगी। सीधी सी बात है कि आसपास का वातावरण कैसा है उससे एडजस्ट करो और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल कर और अपना एम पूरा कर लो। आप सभी को बदल नहीं सकते, ये जो आसपास आपके जो कुछ भी है, क्या आप सभी को चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज कर सकते, तो क्यों ना खुद को चेंज करके वैसे ही एडजस्ट कर लें हम, और अपना एम जो भी हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर लें। अपने आप को बना लेता है और वातावरण के अनुरूप
अपने आप को बदल लेता है। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अपना जो एम है वो आप खुद, आपका जो गोल है वो आप खुद फिक्स करोगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उस गोल में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। लोगों के अकॉर्डिंग अपना गोल नहीं चेंज करना, लोगों के अकॉर्डिंग अपना एम चेंज नहीं करना, लोगों के अकॉर्डिंग परिस्थिति को चेंज कर देना है हमने। कि पहले तो एम था सीधा सीधा इस रास्ते से आ रहा था, अब यहाँ पर लोग आकर बीच में आके खड़े हो गए, तो हमने क्या करना है, इतने सारे लोगों को हटाने की बजाय क्यों ना हम इस रास्ते से आ जाए, क्यों ना हम रास्ता ही चेंज कर लें, ताकि वो हमें लोग बैरियर बन ही ना पाए। मतलब अपने बैरियर, जितनी भी आपकी हर्डल्स आ रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, जितने भी बैरियर आ रहे हैं उनको या तो जंप करके कूद जाओ, या तो अगर आप इनके ऊपर से क्रॉस हो सकते हो तो चले जाओ। पता है कि नहीं हो सकते, एडजस्ट होना पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना हम रास्ता चेंज करके अपने एम को प्राप्त कर ले। एडजस्टमेंट इधर से कर ले, है तो 2 किलोमीटर रास्ता ही, और तो क्यों ना उसको तय कर लिया जाए। तो ये चीजें की जा सकती है, तभी हम मेंटली हेल्दी रहेंगे। और अगर अब पहले ही आदमी से बहस की कि तू साइड हो जा, वो कहता नहीं होता मैं, हो भी गया, आपने खूब बहस की, 4-5 दिन लगे रहे, वो यहाँ से साइड हो गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 5, जब तक यहाँ तक करोगे आपकी एनर्जी हो जाएगी खत्म। और जैसे ही आपकी एनर्जी खत्म, आप गोल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो क्यों ना इस जितनी एनर्जी अपने यहाँ लगानी है उसकी 20% एनर्जी उधर लगाकर हम थोड़ा सा रास्ता लंबा कर ले और उस चीज को प्राप्त कर ले। हमारी नजर हमारे गोल पर होनी चाहिए, ना कि बीच के बैरियर्स पर, तब तो हम मेंटली हेल्दी रह सकते हैं, अननेसेसरी पॉसिबल नहीं है। यह अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है। अभी आदमी आपके बीच में आया तो आपको आ गया गुस्सा, तो जैसे ही गुस्सा आया आप कुछ गलत काम करोगे, और आपने गलत काम किया, लोग आपको पिंच क्यों करते हैं, आपको पोक क्यों किया जाता है, आप कुछ बोलो, और आप कुछ बोलोगे तो एंगर इश्यू क्रिएट होंगे, और एंगर इश्यू क्रिएट हुए तो क्या हुआ, आप मेंटली डिस्टर्ब हुए, आपके दिमाग के अंदर स्पार्किंग स्टार्ट हो गई एक तरह की, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो गोल था आप उस गोल से नजदीक थे, थोड़ा और दूर हो गए, यही हुआ। लेकिन करना क्या है, जो मेंटली हेल्दी व्यक्ति होगा वो क्या करता है, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना। इन लोगों की आदत है ये करने की, तो मुझे गुस्सा करके जो ये चाहते हैं मुझे वो नहीं देना। अपना माइंड सेट कर लो कि जो लोग आपसे चाहते हैं आपने वो नहीं देना, आपने उनको वो देना है जो आप अपने आप से चाहते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर स्थिरता आएगी और एक तरह की मेच्योरिटी आ जाएगी। जैसे ही ये 2 चीजें आपके अंदर आई तो आपका गोल आपके पास आ जाएगा। अनलेस कि आप मेंटली किसी ना किसी डिसऑर्डर से रिलेट हो जाओगे, कोई ना कोई डिजीज ऐसी जो आपके मेंटल जो बैलेंस है उसको अनबैलेंस कर देगी और आप अपनी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो सीधी सी बात है, स्वस्थ मानसिकता के लक्षण सामान्य जीवन में भी ये आपके काम आने वाले हैं। ये चीजें मेनली अपने व्यवसाय में संतोष हो, किसी के प्रति कोई भी शीघ्र निर्णय नहीं लेना, मतलब वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग बोल के गए, जल्दी का काम शीघ्र निर्णय लेना है कि जल्दी जल्दी हमें उस चीज को काम को फिनिश कर देना बिना किसी को बताए। जितना ज्यादा किसी को बताओगे तो क्या होगा, उतना ज्यादा आपकी टांग खींचने वाले लोग आपके आस पास आपको दिखाई देने लग जाएंगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कोई सोच समझ के ही बातें कही हुई हैं। तो ये सहनशील होता है, कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता रखता है, ये नहीं है कि गलत चीजों को सहन करना है, मतलब जो बैरियर हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सहन करने की क्षमता रखते हैं। अगर एक कांटा रास्ते में है, अगर उस कांटे के पैर में जरा से लगने से आपका पूरा रास्ता साफ हो जाता है, तो क्यों ना एक कांटा सहन कर लिया जाए, वो चीज है यहाँ पर। मानसिक रूप से शक्ति वातावरण के प्रति भली भांति समायोजन कर लेता है और उसको अपने अनुरूप बना लेता है। समायोजन से मतलब है कि अपने अकॉर्डिंग वो चलने लग जाएंगे। अब अगर आप दुनिया के अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या होगा, दुनिया आपको अपना पपेट बनाएगी और कठपुतली की तरह आपको नचाएगी। लेकिन आपने क्या करना है, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपने अपने अकॉर्डिंग चलकर उनको उन्हीं का ही पपेट बना देना है। वो काम अगर आप करते हो तो आप लाइफ के अंदर सारी चीजें अचीव कर सकते हो। संवेगों पर नियंत्रण होना सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा आजकल इशू यही रहता है कि हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर ये चीजें हो जाएं तो हम मेंटली हेल्दी रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों की आकांक्षाएं उस स्तर की होती हैं क्योंकि आपको बताया कि आपका एम फिक्स होना चाहिए। अब फिक्स होगा तो इट्स मीन बहुत हाई लेवल का है, तो आसपास के लोग आपको परेशान नहीं करते, मेंटली
मेंटली जो हेल्दी व्यक्ति है उसका गोल एक फिक्स टारगेट होगा, वो टारगेट ऊंचा है, वो उच्च स्तर का है, इसी वजह से लोग टांग खींच रहे हैं। अगर वो उनके, क्योंकि वो उनकी रेंज का नहीं है, क्योंकि वो उनकी रेंज का नहीं है, जिसकी वजह से लोग टांग खींच रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, मेंटली हेल्दी व्यक्ति होते हैं, उनकी आकांक्षा का स्तर हमेशा ही उच्च होता है। ये जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाते हैं, ऐसा दृष्टिकोण जिसके अंदर ना तो किसी से रेवेंज की भावना, हमें बदला नहीं लेना, जो कर रहा है करने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ अपना ही फिक्स रखना है कि मेरा गोल क्या है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़े सजग रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी से कुछ लेना देना नहीं रख रही, किसी से कुछ मतलब नहीं है, तो क्या होगा? तो मैं मेंटली हेल्दी रहूंगी। और मेन मेरा टारगेट ही क्या है कि मैं परेशान ना हूँ, मुझे आनंद की अनुभूति हो। मनोवैज्ञानिक कारण ही, मनोवैज्ञानिक जो ट्रीटमेंट है वो करता ही यही है। पहला हमने ट्रीटमेंट देखा खेल क्या थे, किसी भी तरह का खेल है तो उस खेल के अंदर हमें क्या मिलता था? आनंद मिलता था, आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरा हमने देखा हमारी मानसिक स्वास्थ्य का हमने ध्यान रखना है, तो उसमें भी क्या मिल रहा है? हमारे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन मिलने से ही मतलब है ना, हमें तो आत्म अनुभूति मिलने से ही मतलब है। अगर ये हमें मिल रही है, हम एडजस्ट कर पा रहे हैं, हम चीजों से आनंद मिल पा रहा है, तो घूम फिर के दोनों का मतलब तो यही है ना कि आनंद आए, जीवन जीने का आनंद आए। तो मनोवैज्ञानिक जो ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल जितने भी ट्रीटमेंट है, उनका फाइनली रिजल्ट ही इनका ये होता है कि सामने वाला जो भी है, जो इस चीज से जूझ रहा है, उसे आनंद की प्राप्ति हो जाए। आनंद भी ऐसे तरीके से कि मेंटली हम हेल्दी भी रहें। देखो, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के अंदर क्या रिलेशन है? क्या मानसिक स्वास्थ्य का घर का, विद्यालय का क्या कोई इफेक्ट पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पर? तो ऑब्वियस सी बात है, मानसिक स्वास्थ्य पर तो इफेक्ट पड़ना ही है, चाहे वो घर है, चाहे स्कूल है, चाहे समाज है, चाहे आसपास के परिवार, रिश्तेदारी, सभी है, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मानसिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में भी देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा को देखते हैं। शिक्षा के इतिहास में एक समय था, कैसा समय था कि जो हमारी एजुकेशन थी वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट थी, शिक्षक के ऊपर आधारित थी। शिक्षक ने जो पढ़ा दिया वो ठीक है, बच्चों का मेंटल लेवल कभी नहीं देखा जाता था। पहले के जमाने में यही शिक्षा दी जाती थी। आजकल बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों के मेंटल लेवल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बच्चों की रुचि के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बच्चे की लाइफ के अंदर क्या क्या अटेंशन वाली चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। आज की शिक्षा बाल केंद्रित है, लेकिन प्राचीन समय के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी वो बाल केंद्रित नहीं थी, वो शिक्षक केंद्रित थी। टीचर के ऊपर डिपेंड थी कि टीचर ने क्या पढ़ा दिया, रट्टा लगाया, उस चीज को पढ़ के बता दिया। ये गुरुकुल थे प्राचीन समय के अंदर, उसके अंदर जो शिक्षा दी जाती थी रटंत प्रणाली के ऊपर ही थी। आप सभी को बताओ, जो वेद हैं हमारे प्राचीन, जितने भी ग्रंथ हैं, उनको रट्टा लगवा के सिर्फ मंत्र याद करवाए जाते थे, बार बार उच्चारण करवाया जाता था। हालांकि कुछ देखो, हर शिक्षा पद्धति के अंदर कुछ प्रॉफिट भी है, उसके कुछ लॉस भी है, उनसे कुछ फायदा भी मिलेगा हमें, उनसे कुछ नुकसान भी होगा। तो प्राचीन समय की शिक्षा पद्धति की बात करते हैं। उस समय जब समय था जबकि बच्चे की बुद्धि, रुचि व मानसिक स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। शिक्षा पूर्णतः अध्यापक केंद्रित थी। वही बताया कि शिक्षक केंद्रित थी, अध्यापक के ऊपर ही पूरी डिपेंड थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ओनली ज्ञान देना था, जो किताबी ज्ञान था वो देना था ओनली, और कोई भी ज्ञान देने से मतलब नहीं था कि जो किताब में लिखा हुआ है वो सिखा दो बच्चे को और बच्चा उस चीज को करके पार उतर जाएगा। लेकिन अभी शिक्षक बाल केंद्रित बन गई है, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी रुचि, उनकी योग्यता के आधार पर मानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ऐसा सिलेबस एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूजीसी के द्वारा ऐसा सिलेबस पब्लिश किया जाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी पब्लिकेशन है, तो आजकल जो भी पब्लिकेशन किया जाता है जिसके द्वारा, तो ऐसा सिलेबस क्लियर किया जाता है जिसके अंदर बच्चों के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है कि बच्चे किस चीज को पढ़ेंगे, बच्चे की एबिलिटी क्या है। 5th क्लास का बच्चा है तो उसका मेंटल लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस बनेगा। 3rd क्लास के बच्चे का क्या है, 10th क्लास के बच्चे का क्या मेंटल लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस क्रिएट किया जाता है। पहले क्रिएट किया जाता है कि शिक्षक 10th क्लास के अंदर है, बच्चे को ये आना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा है कि बालक की योग्यता क्या है, वो उस टीचिंग को, उस बुक को पढ़ के इन फ्यूचर क्या कर सकता है, ये चीजें आजकल ज्यादा
वैल्यू की जाती है। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सम विकास करना है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट करना है। यदि बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होंगे तो उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं होगी और वह इसे शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। आजकल मेन उद्देश्य रहता है कि अगर बालक स्वस्थ नहीं है तो वो रुचि नहीं लेगा उस पढ़ाई के अंदर, तो बालक को ऐसा सिलेबस दो कि जिसकी वजह से वो मेंटली भी हेल्दी रह सके और इसका लाभ भी उठा सके शिक्षा का। प्रजातंत्र देश में, प्रजातांत्रिक देश की बात करें, इसके इसके अंदर मेथड बताए हैं कि प्रजातांत्रिक देश में आत्म अनुभूति और मानव संबंध, ये दो चीजें मेनली बताई इन्होंने कि आत्म अनुभूति और मानव संबंध, इन चीजों के द्वारा बच्चा अगर शिक्षा लेता है तो कहीं ना कहीं मेंटली हेल्दी रहेगा, अननेसेसरी उसके मानसिक विकार क्रिएट हो जाएंगे। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, आर्थिक कुशलता आ जाएगी उससे, उसमें उत्तरदायित्व निभाने का आ जाएगा स्किल। ये तभी हो सकता है जब बच्चे मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहेंगे। अब बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है जिसकी वजह से बालक इकोनॉमिकली पूरा उसमें स्किल डेवलप हो जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो निभाने लग जाए। ऐसी एजुकेशन उसको दी जानी चाहिए। अगर वो उसके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है, वो इकोनॉमिकल खुद को स्किल डेवलप नहीं कर पा रहा, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की एबिलिटी नहीं है, तो उसको शिक्षा देने का कोई फायदा नहीं है। और अगर अब बच्चा पढ़ लिया है, 12 तक उसने पढ़ लिया है, लेकिन अभी तक उसको कोई स्किल ही डेवलप नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहने लग जाएगा, क्योंकि मैंने तो इतना पढ़ लिया, मुझे फिर भी कुछ नहीं आता। तो आजकल की जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित है। बच्चों को 12वीं तक आते आते काफी स्किल डेवलप हो जाते हैं बालक के अंदर, काफी कुछ सब्जेक्ट इस तरह लगाए जाते हैं कि बालक उन चीजों को सीख पाता है, और सीख पाता है तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलप है तो वो अपने इनकम के रिसोर्स बना पाता है, और जिसके कारण वो मेंटली भी हेल्दी रहता है। शिक्षा का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखना है। पहला उद्देश्य इनका ये है कि शिक्षा किस लिए ली जाए कि वो मेंटली हेल्दी रहे, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के बगैर बच्चों की योग्यताओं का उचित विकास संभव नहीं हो पाता, और जिन बच्चों में उन्नति नहीं होगी उनमें चिंता रहेगी, निराशा रहेगी, और इसके अतिरिक्त समायोजन दोष आ जाएगा, तो स्कूल में कई प्रकार की उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको समझने और समाधान करने के लिए प्रत्येक जो टीचर है उसको भी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का नॉलेज होना जरूरी है। अगर टीचर को ही इन चीजों का नॉलेज नहीं है तो वो बालक को कैसे देगा। इस वजह से अपन जो भी अभी ये साइकोलॉजी आजकल सभी कंपलसरी कर दी गई है सभी सब्जेक्ट के अंदर। जैसे अभी आप ईसीसी का कर रहे हो, आप अगर कंपटीशन भी करो वहां पर भी मनोविज्ञान को कंपलसरी कर दिया गया। उसके अंदर क्या मानसिक स्वास्थ्य को पढ़ाया जाता है, जो मेंटल हेल्थ साइंस है उसको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है टीचर को, ताकि बच्चों के मेंटल हेल्थ को समझने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको पूरी तरह से चीजों को बच्चों को डील करने के लिए, अगर टीचर को नॉलेज नहीं होगा तो वो बच्चों को डील कैसे करेगा। तो इस चीज के लिए ये सब्जेक्ट आजकल कंपलसरी कर दिया सभी सब्जेक्ट के अंदर। मानसिक स्वास्थ्य का घरेलू प्रभाव देखते हैं कि घर इसके ऊपर कैसे प्रभाव डालता है और विद्यालय कैसे प्रभाव डालता है। सबसे पहले घर का प्रभाव देखते हैं। उच्च आदर्श होने जरूरी हैं। अगर माता पिता के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता का विचार किए बिना बच्चों के लिए हाई वैल्यूज बनाई जाएंगी, और बच्चा क्या करता है उन हाई वैल्यूज को अगर पूरा नहीं कर पाता, बच्चे को टारगेट सेट कर दिया गया कि 12th क्लास के अंदर तूने 100% मार्क्स लेकर आने हैं। बच्चा आर्ट के अंदर इंटरेस्टेड था, बच्चे को साइंस देकर और उसके ऊपर बर्डन डाला गया कि तुझे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने हैं, तो क्या होगा। बच्चा अगर वो चीज अचीव नहीं कर पाया, जैसे ही उसने अचीव नहीं की, माँ बाप ने तुझसे ये भी नहीं होता कि कुछ नहीं कर पाता, तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चे कहीं ना कहीं असमायोजन, मानसिक रूप से असमायोजित हो जाएंगे, और जैसे ही मानसिक रूप से अनबैलेंस हुए बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिसऑर्डर से युक्त हो जाएंगे। तो बच्चे को जिन चीजों की जरूरत है अपने आप पेरेंट्स को चाहिए कि उन चीजों को प्रोवाइड करवाया जाए।
ये नहीं है अब यहाँ पर ये कि ठीक है बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाया जाए तो बच्चों की पूरी जिद पूरी की जाए, नहीं, ऐसी चीज नहीं। लेकिन वो हाई वैल्यूज डिक्लेयर कर दो कि बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल है, बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल नहीं है। उन चीजों की समझ पेरेंट्स के अंदर होनी चाहिए। अगर वो चीजों की समझ पेरेंट्स के अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो चीजें बच्चों के लिए घातक रहेंगी। बच्चे मेंटली कहीं ना कहीं असमायोजित हो जाएंगे और जैसे ही असमायोजित होंगे माँ बाप से वो दूर रहने लग जाएंगे। जैसे दूर रहे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं विसंगति के अंदर, बुरी संगति के अंदर कुसमायोजन बच्चों के अंदर क्रिएट हो जाएगा। घरेलू प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले बालक के स्वास्थ्य पर घर का प्रभाव पड़ता है। घर पर ही उसका विकास होता है। बदलती सामाजिक मान्यताएं घर को प्रभावित कर रही हैं। बालकों के पोषण पर उनकी समस्या के रूप में हो रहा है। घर पर प्रभाव डालने वाले निम्नलिखित कुछ तत्व हैं, वो हम देखते हैं। देखो, जैसा घर होगा जैसे घर का वातावरण। घर में अगर गालियां निकाली जा रही हैं तो ऑब्वियस है बालक गालियां निकालनी सीखे। घर में अगर पूजा पाठ का माहौल है, संस्कार दिए जा रहे हैं तो बालक स्वतः ही वो सीख जाएगा। घर में अगर पढ़ाई का माहौल है तो बालक स्वतः ही पढ़ने लग जाएगा। घर में सारा दिन मोबाइल चलाया जा रहा है तो बालक भी चलाएगा। तो जैसा घर का एनवायरनमेंट रहेगा, जैसा उसके माँ बाप का नेचर रहेगा, जैसा घर वाले जिस प्रवृत्ति के रहेंगे बालक भी उसी प्रवृत्ति का होगा। तो कहते हैं ना कि 5 साल तक बालक का 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो घर सबसे 5 साल तक बच्चा सबसे ज्यादा घर में ही रहता है। और जैसे ही वो घर में रहा तो जैसी जैसी वो चीजें वो देखेगा वैसा वैसा वो काम करना सीखेगा और वही बच्चे की प्रवृत्ति रहेगी। माता पिता का व्यवहार। सबसे पहले घरेलू उपायों के अंदर देखते हैं माता पिता का व्यवहार। जिन घरों में माता पिता का व्यवहार बालक के प्रति अच्छा नहीं होता वहां भी बालक असमायोजित हो जाता है। ऐसे परिवारों में बालकों की अवहेलना की जाती है। बालकों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है। बालकों के साथ अच्छी तरह से बोला नहीं जाता। बच्चों के साथ गलत वर्डिंग यूज की जाती है, गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बालक भी कहीं ना कहीं असमायोजित होगा। वहां पर अपने माता पिता से उसकी दूरी बढ़ने लग जाएगी। अगर आपस में झगड़े हो रहे हैं, जैसे परिवार में कहीं तनाव है, आपस में माता पिता की नहीं बन रही, अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताऊ सब साथ रह रहे हैं और वो नहीं बन रही है, रोज के झगड़े होते हैं, तो बालक कहीं ना कहीं शांति के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए उन चीजों से दूर भागेगा। और जैसे ही वो दूर भागेगा तो कोई ऐसा पर्सन ढूंढेगा जहां पर उसको वो चीजों से शांति मिल पाए। अगर वो सही हुआ तो बालक ठीक रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो गलत पर्सन के पास चला गया तो कहीं ना कहीं लाइफ अनबैलेंस हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो हमने बाल अपराध पढ़ा था, क्योंकि उसी का ये बाल अपराध का ही पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, उपाय पढ़ रहे हैं मनोवैज्ञानिक, तो बच्चा उस आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर चला जाएगा। परिवार में तनाव। माता पिता का व्यवहार पहला पॉइंट रहता है। दूसरा पॉइंट रहता है परिवार में तनाव। भारतीय परिवार में केवल माता पिता और बच्चे ही नहीं होते, बल्कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि अनेक सदस्य होते हैं जिनका बच्चों के साथ अलग अलग टाइप का बर्ताव रहता है। और परिवार के तनाव बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो जो परिवार है वो कहीं ना कहीं बालक के मेंटल लेवल को इफेक्ट करता है। तो अगर परिवार का कोई सदस्य बालक के साथ गलत व्यवहार करता है तो बालक कहीं ना कहीं मेंटली उन चीजों से हार्म होता है। और जैसे ही वो हार्म होगा कहीं ना कहीं असमायोजित हो जाएगा। घर का अनुशासन भी इन चीजों के ऊपर इफेक्ट डालता है कि घर में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ज्यादा अनुशासन है कि ये नहीं खाना, वो नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चे को बात बात पे ना की जा रही है, हर चीज के लिए बच्चे को ना की जा रही है, नकार दिया जाता है हर बात के लिए। बच्चा कुछ भी कर रहे तो उसको डांटना ही है, बच्चा कुछ भी कर रहे उसको मना ही करना है, तब भी बच्चा कहीं ना कहीं कुसमायोजित हो जाता है। घर का अनुशासन बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में निरक्षरता के कारण अनुशासन का कोई स्तर ही नहीं है। क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निरक्षरता ज्यादा है, जिसकी वजह से कहीं पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता है तो कहीं पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में निरक्षरता के कारण अनुशासन का कोई स्तर नहीं रहता। कहीं पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता है और कहीं पर जरा सी गलती की भी बच्चे के ऊपर पनिशमेंट दे दिया जाता है। किसी एक बच्चे को तो पूरी फ्रीडम दी जा रही है और वहीं दूसरे बच्चे को बिल्कुल भी घर से बाहर ही नहीं निकलना दिया जा रहा, क्योंकि भारत है, अभी भी लड़के और लड़की लिंग भेद पाया जाता है। यहाँ पर लड़की को फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। लड़का है रात को 10 बजे भी घर के अंदर आ रहा है तो दैट्स ओके, और लड़की शाम को 6 बजे के बाद भी घर से बाहर नहीं है।
तो कहीं ना कहीं पढ़ाई शिक्षा का स्तर लेवल जो है वो डाउन होने के कारण भी यह परिस्थिति आ रही है। तो ये तो था घर के बारे में अपन बात कर रहे थे। घर हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे, क्योंकि हमने दोनों चीजों को पढ़ना था, घर को भी पढ़ना था और किसको पढ़ना था, हमने विद्यालय को भी पढ़ना था। और विद्यालय के अंदर कौन होगा, टीचर। तो टीचर का व्यवहार किस तरह रहता है, वो कैसे इफेक्ट डालता है, अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक का स्थान विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसका व्यक्तित्व बच्चों के व्यक्तित्व को निरंतर प्रभावित करता है। यदि अध्यापक का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, अगर वो बालक के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, कुछ बच्चों को तो आगे रखा जा रहा है और कुछ बच्चों को बिल्कुल ही, अगर इंटेलिजेंट है फिर भी बच्चों को आगे नहीं आने दिया जा रहा, और कुछ बच्चे हैं जो एवरेज हैं उनके साथ टीचर के साथ उसका बॉन्ड अच्छा है तो उसको हमेशा आगे रखा जा रहा है। यह सामान्य रूप से बच्चों में या ऐसा व्यवहार है कि बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं रखी जाती, या बच्चों को बहुत अधिक पनिशमेंट दिया जाता है, बच्चों को बहुत अधिक दंड दिया जाता है। तो ऐसे अध्यापक से बच्चे डर के रहते हैं, भयभीत रहते हैं, और निरंतर जो अगर भय रह जाए तो मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगर बच्चे के माइंड में किसी टीचर का इतना डर बैठ जाए, वो रात को सो भी रहा है तो उस टीचर का नाम लेकर डर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा मेंटली इन चीजों के लिए वीक हो जाएगा और कहीं ना कहीं स्कूल से भी पिछड़ जाएगा, और विद्यालय में नहीं जाएगा तो ओबियसली शिक्षित कैसे होगा बालक। तो टीचर्स को चाहिए कि थोड़ा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, दंड कम दिया जाए। हाँ, जहां पर रीजन है, बच्चे का गलती है, बच्चा को पनिशमेंट करें, लेकिन अगर बच्चे की गलती नहीं है तो बेवजह उसको डांटना नहीं, मारना नहीं। बात बात पर चलते फिरते अगर टीचर ऐसे ही थप्पड़ लगा रहा है, ऐसे कुछ भी बोल रहा है, बच्चे को पनिशमेंट दिया जा रहा है, चलते फिरते डंडा हाथ में लेकर घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टीचर का जो डर है बच्चों के माइंड के अंदर क्रिएट हो जाएगा, और बच्चा हर चीज के लिए, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इसमें फॉल्टेड रहते हैं। अभी घर पे गया बच्चा, पता है कि इस टीचर से बच्चा डरता है, अभी घर से फोन कर रहे हैं कि सर मैडम बच्चा ये नहीं कर रहा, आप इसको डांट लगाओ। अभी बच्चे के मन में और ज्यादा डर क्रिएट होगा। अब वो डर क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा मेंटली अनबैलेंस रहेगा। अगले दिन स्कूल जाते वक्त भी वो डरेगा कि अब सर मुझे ये कहेंगे, अब ये मैडम मुझे ये कहेगी। तो बच्चा कहीं ना कहीं उन डर के अंदर जीने लग जाएगा, और धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा या या तो बगावत कर लेगा, बिल्कुल ही डर खत्म हो जाएगा, और या फिर मेंटली इतना हैरेस हो जाएगा कि उस डर के अंदर अपने आप को वो दबा लेगा। तो ये रीजन भी आते हैं। विद्यालय का वातावरण भी इफेक्ट डालता है। अब स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्कूल में सबसे पहले टीचर आया, टीचर के बाद वहां का एनवायरमेंट आया। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का यदि विद्यालय छात्र सुरक्षा अनुभव नहीं करते। विद्यालय का वातावरण इस तरह है कि वहां पर बच्चे सेफ ही नहीं है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं स्कूल के अंदर कि बच्चों को डर लगता है कि हम वहां पर सेफ नहीं है, हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो बालक का जो दिमाग है निरंतर चिंता के अंदर बना रहेगा, उसके अंदर एक डर बना रहेगा, जिसके कारण बालक पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हो पाएगा, और जैसे ही वो एक्टिव नहीं हुआ तो क्या होगा, बालक मेंटली रूप से वीक हो जाएगा, मेंटली डिप्रेस चला जाएगा, उसके अंदर डिप्रेशन की स्थिति आ जाएगी, और कहीं ना कहीं बालक शिक्षा से पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो डर क्रिएट हो गया उसके अंदर। अभी स्कूल जाता है तो उसे सेफ नहीं महसूस होता, घर में सेफ रहता है, वो फील करता है कि मैं घर में सेफ हूँ, स्कूल के अंदर मेरे मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। कुछ ऐसे इनसे उसके सामने ही किसी और बच्चे की इतनी बुरी तरह पिटाई गई, बच्चा इतना डर गया कि अब स्कूल में मैं जाऊंगा तो मेरी पिटाई होगी, मैंने बिना गलती, कोई गलती भी नहीं की फिर भी मेरी पिटाई होगी। तो बच्चे का ये, अगर माइंड में बच्चे की ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाए, तो जिस अगर ये सेट हो गया तो बालक क्या होगा, डर के अंदर रहेगा, और जैसे जैसे वो डर में रहेगा कहीं ना कहीं पिछड़ता जाएगा, और जितना ज्यादा पिछड़ेगा मेंटली उतना ज्यादा वो डिप्रेशन के अंदर जाता जाएगा। अभिव्यक्ति के अवसर ना देना। स्कूल के अंदर अक्सर ये चीजें होती हैं कि बालक कुछ बोलना चाहता है, उसने क्वेश्चन पुट किया कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, या सर ये, टीचर ने कहा बैठ जाओ, बहुत क्वेश्चन पूछता है, उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाता। और अगर बालकों को विद्यालय के अंदर स्पेशली बोलने का अवसर ना दिया जाए तो उसके अंदर धीरे धीरे एक वो दब्बूपन जिसको अपन बोलते हैं ना, वो क्रिएट हो जाता है, एक डर क्रिएट हो जाता है कि सर मैं तो कुछ बताना ही नहीं है। अभी पूछा बच्चे ने, टीचर ने लगाई थप्पड़, तू बहुत क्वेश्चन पुट करता है, तेरे को सारा आता है ना, आजा तू आके पढ़ा दे यहाँ पर। ये बात अगर टीचर बोलता है तो धीरे धीरे बच्चा
क्वेश्चन पुट करना बंद कर देता है कि मुझे बताना तो है नहीं, उल्टा मैं पूछूंगा तो मेरी पिटाई होगी, या फिर जो चीज मुझे नहीं आती उसके लिए मुझे आगे खड़ा कर दिया जाएगा, और अब आगे खड़े करेंगे तो मुझे तो वो कॉन्सेप्ट आता नहीं पूरी तरह, तो मैं कैसे करवाऊंगा, मेरी इंसल्ट होगी। तो कहीं ना कहीं शर्म के करके, लज्जा के करके, उन चीजों से डर के करके बच्चा धीरे धीरे चीजों को अभिव्यक्त करना बंद कर देता है, और अपने अंदर ही अंदर उस चीज के लिए वो घुटता रहता है। इसमें देखते हैं जिन विद्यालयों में छात्रों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, वहीं पर छात्र भय के कारण अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा का दमन कर लेते हैं। कहा ना कि अंदर ही अंदर उस चीज को दबा लेते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डालती है। हम उन चीजों को अगर अपने अंदर दबाने लग जाएं, जो चीजें हमारी क्वारी हैं, हमारे अंदर कुछ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, अगर हमें उन क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन चीजों के लिए घुटते रहते हैं। परीक्षण प्रणाली ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। परीक्षण प्रणाली पर भी बालकों के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। यदि स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है और उसका मूल्यांकन सही नहीं होता, मूल्यांकन सही से ना कि पक्षपात किया जाता है, जैसे हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा कि टीचर अगर पक्षपात कर रहा है तब भी बालकों को सही नहीं लगेगा, तो ठीक मूल्यांकन नहीं हो पाता, तो बालक की जितनी योग्यता है उसका पता नहीं लगता। बच्चे ने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिखा, टीचर ने सीधा ऐसे किया चेक, लो 10 में से 8 नंबर। अब क्या पता बच्चा 10 में से 10 लाने वाला हो, या 10 में से 5 नंबर, क्या पता बच्चा पूरा का पूरा सही करके आया हो। तो जब मूल्यांकन सही नहीं होता तब भी बालक कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं कि जितना हमने किया था उस चीज का हमें बताया नहीं गया और हमें उस चीज का रिजल्ट नहीं मिला। और कई बार होता है ना कि बहुत अच्छा बच्चा लिख के आया है और बहुत अच्छे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी अटेंड करके आया, लेकिन टीचर थोड़ा पार्शलिटी वाला था, जो बच्चा खुद के रिलेट करता था उसको तो मार्क्स दे दिए, जो बच्चा खुद से रिलेट नहीं करता था उसको मार्क्स नहीं दिए, तो जिसकी वजह से भी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। आगे विद्यालय क्या विकास पर इफेक्ट डालता है, इस टॉपिक के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।